राम राम दोस्तों। आज यहाँ अपन शुरू करते हैं अपने राजस्थान में जन आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? जन आंदोलन। टॉपिक है अपना जन आंदोलन। ठीक है, इस जन आंदोलन की बात करें तो जन आंदोलन क्या होता है कि अपने राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन हुए। आंदोलन तो अपने राजस्थान में बहुत सारे हुए, जैसे किसान आंदोलन भी हुए। किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन। ऐसे इस प्रकार से किसान आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अपने राजस्थान में जन आंदोलन भी हुए। जन आंदोलन का अर्थ होता है किसी समुदाय विशेष के द्वारा या फिर जनता के द्वारा किया गया आंदोलन जन आंदोलन कहलाता है। किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के कारण किसान आंदोलन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर किसी जाति विशेष के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। जन आंदोलन जो है अपने राजस्थान में भील जाति व मीणा जनजाति के द्वारा, दोनों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। ठीक है, यहाँ अपन देखें जो मीणा जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है उनकी अपन बात करें। मीणा जनजाति की मीणा आंदोलन, जो मीणा जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है उनकी अपन बात करें आज मीणा आंदोलन की। ठीक है, मीणा पहले क्या था? मीणा पहले एक शासक वर्ग था। मीणा पहले शासन करता था। धीरे धीरे मीणा को क्या हुआ, मीणा को दो वर्गों में बांट दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद में मीणा को दो वर्गों में बांट दिया। एक तो चौकीदारी मीणा, एक था जमींदारी मीणा। दो वर्गों में बांट दिया। यहाँ देखिए अपन, मीणा पहले क्या था? यहाँ देखिए, मीणा पहले शासक वर्ग था। ठीक है, कि मीणा राजा महाराजा को वहाँ पर पहले शासन का काम करते थे, वहाँ पर राजा महाराजा वहाँ पर। और बाद में धीरे धीरे इनको जो है चौकीदारी कार्य करने के लिए वह जमींदार मीणा यानी खेती करने वाले किसानों में बांट दिया। मीणा को दो वर्गों में बांट दिया। यहाँ देखिए अपन, मीणा, एक मीणा थे जमींदार मीणा व दूसरे मीणा थे जमींदार मीणा व अपना ये मीणा चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा व चौकीदार मीणा, इन दो वर्गों में मीणा को पहले बांट दिया। किसके द्वारा? राजस्थान के जो जनता थी, वो जनता के द्वारा मीणाओं ने भी दो वर्गों में बांट दिया। जो राजा महाराजा वहाँ पर जो शासन करते थे मीणा, वहाँ पर जमींदार के मीणा का काम था खेती करना। ठीक, क्या काम था? खेती करना इनका काम था। जमींदार मीणा का क्या काम था? खेती करना। और चौकीदार मीणा का काम था चौकीदारी करना या फिर रखवाली करना। चौकीदारी का कार्य करना या फिर रखवाली करना, ये इनका मीणाओं का काम था। ठीक है, ये काम था मीणाओं का। इनको दो वर्गों में बांट दिया। अगर पूछ लिया जाए मीणाओं को कितने वर्गों में बांटा है? दो वर्गों में, चौकीदारी मीणा व जमींदार मीणा, चौकीदारी मीणा। जमींदार मीणा का काम था कि इनके पास जमीन थी तो ये राजा महाराजा वहाँ पर खेती करके राजा महाराजा को उनका हिस्सा देते थे। और चौकीदार मीणा का काम था कि ये राजा महाराजा के वहाँ पर या किसी ढाणी विशेष में, क्षेत्र विशेष में चौकीदारी का कार्य करते थे या फिर रखवाली का कार्य करते थे। कौन करते थे? चौकीदार मीणा। तो यहाँ क्या हुआ कि चौकीदारी मीणाओं ने है धीरे धीरे चोरियाँ करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? चोरी करना प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? चौकीदार मीणा ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने चौकीदारी मीणाओं के द्वारा चोरी करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो जयपुर रियासत के द्वारा इनके ऊपर एक कानून लाया जाता है, इनके ऊपर, मीणा जाति के ऊपर, चौकीदार मीणा के ऊपर, कि जो व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको दंडित करने की विशेष धारा थी। यहाँ देखिए 1924 में एक कानून लाया गया। इस कानून का नाम है क्रिमिनल ट्राई एक्ट। क्या नाम है? क्रिमिनल ट्राई एक्ट नाम से, क्रिमिनल ट्राई एक्ट के नाम से कानून लाया जाता है। एक कानून लाया जाता है, किस नाम से? क्रिमिनल ट्राई एक्ट के नाम से कानून लाया जाता है। तो कब आता है? 1924 में यह कानून आता है। कब आता है?
1924 में ये जयपुर रियासत द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? जयपुर रियासत द्वारा, जयपुर रियासत द्वारा यह कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो जयपुर में क्या हुआ कि जो चौकीदार मीणा था, इन्होंने चोरियां करना ज़्यादा प्रारंभ कर दिया, ज़्यादा चोरी होने लग गई। तो जयपुर रियासत के द्वारा ये कानून बनाया गया, क्रिमिनल ट्राई एक्ट। इस कानून में क्या था कि दंड देने की विशेष धारा थी, दंड देने की विशेष धारा थी। दंड देने की विशेष धारा थी। इसमें दंड देने की विशेष धारा क्या थी? यहाँ इस क्रिमिनल ट्राई एक्ट में यह बताया गया कि कोई व्यक्ति मीणा जनजाति हो, चाहे किसी दूसरी जनजाति का हो, दूसरी जाति का हो, अगर कोई व्यक्ति अधिक बार अपराध करता पाया जाता है, अधिक बार अपराध करता है फिर अपराध करता पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति अधिक बार या फिर बार बार अपराध करता है, तो उस व्यक्ति का दायां हाथ काट दिया जाता था, दायां हाथ काट दिया जाता था। जो व्यक्ति दायां हाथ से काम करता था उसका दायां हाथ काट दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति बायां हाथ से काम करता था उसका बायां हाथ काट दिया जाता था, कि जिससे व्यक्ति को अगर कोई कार्य नहीं कर पाए, एक हाथ से तो व्यक्ति कोई काम कर नहीं सकता था। इस कारण से यहाँ इस कानून में था कि कोई व्यक्ति अगर अधिक बार अपराध करता या बार बार अपराध करता तो उसका दायां हाथ काट दिया जाता था। क्योंकि पहले राजा महाराजाओं का शासन था, तो राजा महाराजाओं के द्वारा इस क्रिमिनल ट्राई एक्ट में ये कानून लाया गया। ठीक है, इसमें दायां हाथ काट दिया जाता था, बाकी व्यक्ति काम नहीं कर पाता था। कोई भी जैसे कोई चोरी करना है, कहीं जाना है आना, या फिर कोई मुश्किल काम करना है, या फिर कोई वजन वगैरह उठाना का काम तो व्यक्ति नहीं कर पाता, तो उसे व्यक्ति को चोरी करना या फिर अपराध करना मुश्किल हो जाता था, जिसके कारण व्यक्ति का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, तो इन्होंने भी इस क्रिमिनल ट्राई एक्ट का इन्होंने विरोध किया, किन्होंने? मीणा जनजाति ने, कि हमारे ऊपर इतना कठोर कानून क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 1930 के अंतर्गत, सन 1930 में 1930 के अंतर्गत एक कानून और लाया जाता है, जरायम पेशा कानून। कौन सा कानून लाया जाता है? जरायम पेशा कानून। ये कानून लाया जाता है। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत भी एक विशेष धारा थी, उसमें जरायम पेशा कानून। क्या है जरायम पेशा कानून? जो कब आया? 1930 में आया। इसकी डेट याद रखना, डेट इसकी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जरायम पेशा कानून कब लागू हुआ, तो 1930 में लागू हुआ। और क्रिमिनल ट्राई एक्ट कब लागू हुआ, तो 1924 में लागू हुआ। ठीक है, ये दोनों जयपुर रियासत के द्वारा लाए जाते हैं कि राजस्थान में चोरी करने का, मीणाओं के द्वारा चोरी करने का जो लेवल था वो बढ़ रहा था, जिसके कारण राजा महाराजाओं या फिर शासकों के द्वारा ये कार्य किया गया। इस जरायम पेशा कानून के अंतर्गत क्या हुआ कि मीणा परिवार को, प्रत्येक मीणा परिवार को थाने के अंदर हाजिरी देनी होती थी। कि जिस प्रकार से अपन स्कूलों में आप अटेंडेंस देते हैं, कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाता है तो स्कूल में उनकी अटेंडेंस होती है, तो इस कानून के अंतर्गत क्या हुआ, प्रत्येक मीणा परिवार को थाने में हाजिरी देनी होती थी। प्रत्येक मीणा परिवार को थाने में हाजिरी देनी होती थी। कि इसमें चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, कोई जवान हो, सभी को अनिवार्य रूप से थाने में जाकर अपने नज़दीकी क्षेत्र, जो अपने नज़दीक में जो थाना होता था या फिर अपने क्षेत्र का जो थाना लगता था, उस थाने में जाकर इनको अपनी हाजिरी देनी होती थी। वहाँ पर जाकर अपना अंगूठा लगाना होता था। ये कार्य इसलिए किया गया कि मीणा परिवार जो है, जो मीणा लोग थे, वे चोरी करते थे। तो मीणा जो है चोरी अपने गाँव में से, अपने क्षेत्र में चोरी नहीं करते थे, अपने गाँव में चोरी करता तो पकड़ा जाता था। और उनके गाँव में कोई ऐसा कोई धनवान व्यक्ति भी नहीं था जहाँ पर चोरी कर सके। तो व्यक्ति क्या करता है, चोरी करने के लिए बाहर जाता है। जैसे गाँव में भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति को चोरी करता है तो अपने खुद के गाँव में चोरी नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति के वहाँ पर चोरी करने के लिए जाता है। अपने गाँव में चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कुछ विशेष काम किया जाता है, या फिर उसको गाँव से भी बाहर निकाला दे सकते हैं। इस कारण से व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या करता था, अपने गांव से बाहर जाता था चोरी करने के लिए।
किसी व्यक्ति विशेष के वहाँ पर अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ है, तो व्यक्ति दूसरे गांव में जाता था चोरी करने के लिए। पहले कोई साधन की मोटरसाइकिल है, कार है, बाइक, इसी कोई सुविधा थी नहीं पहले बस वगैरह की। तो मीणा ये लोग जो है चौकीदारी मीणा जो चोरी करते थे, वे चोरी करने के लिए पैदल जाते थे, किसी दूसरे गाँव में जाते थे चोरी करने के लिए, चाहे 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, तो पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तो पैदल जाने के लिए उनको थोड़ा समय लगता था, रात को निकलते थे चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए जाते थे वो, और वापस सुबह हाजिरी देनी होती थी। रोज़ सुबह थाने में हाजिरी देनी होती थी। कोई व्यक्ति अगर सुबह चोरी करने के लिए जाता था तो वह समय पर नहीं आ पाता था, क्योंकि पैदल जाना था और पैदल आना होता था, तो सुबह समय पर नहीं आ पाता था सुबह, तो थाने के अंतर्गत नहीं आता था, तो वहाँ पर इसकी कार्रवाई की जाती थी कि यह व्यक्ति आज यहाँ क्यों नहीं आया है। तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, कहाँ गया, क्यों गया था, किस काम से गया। अगर इसमें यह भी था कि कोई व्यक्ति बाहर किसी गांव दूसरे गांव में अगर किसी काम से जाता है तो पहले बता के जाएगा। ये भी था, अगर कोई व्यक्ति समय पर नहीं आ पाता तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, ये कहाँ गया, किस गाँव गया, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती थी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है या फिर किसी काम से जाता है तो बता के जाता था, अगर नहीं जाता तो नहीं बताता तो उसको चोरी का इल्ज़ाम चोरी के लिए जाता था तो उसको पकड़ लिया जाता था। इसलिए ये जराइम पेशा कानून बनाया गया कि इसमें प्रत्येक मीणा परिवार को थाने के अंतर्गत जाके अपनी हाजिरी देनी होती थी। ये कानून था किसमें, जराइम पेशा कानून के अंतर्गत। ठीक है, इसका भी मीणा परिवार ने क्या मीणाओं ने विरोध किया, मीणाओं ने इसका विरोध किया, मीणाओं ने विरोध किया इसका जराइम पेशा कानून का, कि इसके अंतर्गत कोई वृद्ध आदमी है, कोई बूढ़ा आदमी है, चाहे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे महिला है, वह तो ये काम नहीं करती है, तो इस कानून के अंतर्गत उनको क्यों घसीटा के जा रहा है। चोरी करने वाले जैसे 100 लोगों में से 20 लोग चोरी करते होंगे, इस 20 लोगों के कारण 80 लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है। तो मीणा परिवारों ने इनका विरोध भी किया, इसका जराइम पेशा कानून का। अगर 20 लोग चोरी करते तो आप 20 लोगों को ही पकड़ो, बाकी 80 लोगों को आप क्यों घसीट रहे हो, इस कानून के अंतर्गत 80% लोगों को क्यों घसीट रहे हो। तो इसका विरोध किया जाता है, इसका जराइम पेशा कानून का। आगे देखिए अपन, इसका विरोध करने के कारण, इस विरोध के कारण आगे एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन को देखिए अपन, मीणा परिवार के द्वारा इसका जराइम पेशा कानून का विरोध किया जाता है। इसके विरोध के कारण सन 1944 में, कब 1944 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ पर, नीमका थाना, सीकर जिले में पड़ता है, नीमका थाना सीकर में पड़ता है, जहाँ पर विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है। नीमका थाना सीकर में विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है। विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है। किनके द्वारा बुलाया जाता है, मीणा जाति के द्वारा नीमका थाना सीकर क्षेत्र में। कहाँ है, नीमका थाना सीकर में है। यहाँ पर एक विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी मीणा एकत्रित हुए। क्या हुए, सभी मीणा एकत्रित हुए, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की है। मुनि मगन सागर जी ने की है। मुनि मगन सागर जी के द्वारा ये मीणा के आराध्य देव भी है और मीणा के देवता भी है मुनि मगन सागर। इन्हीं के द्वारा एक मीन पुराण ग्रंथ लिखा गया है, जो मीणाओं का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ लिखा है इनके द्वारा, मीन पुराण। ठीक है, इनके मीन पुराण नामक ग्रंथ लिखा जाता है मुनि मगन सागर जी के द्वारा, जो मीणाओं का एक ग्रंथ होता है, और मुनि मगन सागर जी के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है।
और किसी कारणवश यह आंदोलन जो है क्या रह जाता है, असफल रह जाता है। असफल क्यों रह जाता है? क्योंकि मीणा जनजाति जो है नीमका थाना सीकर में पहुंच जाती है। विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें मुनि मगन सागर जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। सभी लोग एकत्रित होते हैं और ये लोग कहते हैं कि इस कानून के अंतर्गत, जराइम पेशा कानून के अंतर्गत थोड़ी बहुत शिथिलता दी जाए, लेकिन शासक के द्वारा इस बात को कोई कानूनी नहीं होती है, कोई कार्य नहीं दिया जाता है, तो यह आंदोलन असफल हो जाता है। इसके ऊपर कोई आगे डिसीजन नहीं लिया जाता है। और उसी प्रकार से जराइम पेशा कानून जो पहले चल रहा था, थाने के अंदर अगर हाजिरी देनी होती थी, उसी प्रकार से वह कानून चल रहा था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इनका उद्देश्य था कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन यह कानून समाप्त नहीं हुआ, तो ये कानून क्या रहा, असफल रहा। इस सम्मेलन को बुलाने की कोई मतलब नहीं निकला। अभी भी लोगों को थाने के अंदर जाके हाजिरी देनी होती ही थी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, एक 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को एक सम्मेलन बुलाया जाता, एक सम्मेलन होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सहायता परिषद का सम्मेलन होता है। एक सभा थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सहायता परिषद एक परिषद थी। इसका परिषद का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। परिषद का सम्मेलन जो है उदयपुर में आयोजित किया जा रहा था। कहाँ हो रहा था? उदयपुर में आयोजित किया जा रहा था। उदयपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। कब किया जा रहा था? यह सम्मेलन 2 दिन का था। कितने दिन का? 2 दिन का, ठीक है। 2 दिन का यह सम्मेलन था। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 दिसंबर, 2 दिन का हुआ। एक तो 31 दिसंबर और एक 1 जनवरी, ठीक है। 2 दिन का सम्मेलन था ये। कौन सा सम्मेलन था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सहायता परिषद का सम्मेलन था, जो उदयपुर में आयोजित हो रहा था, ठीक है। उदयपुर में आयोजित हो रहा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी जो है उदयपुर आते हैं। उदयपुर के अंतर्गत इस सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। इनके नेतृत्व में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा होता है उदयपुर के अंतर्गत। तो नेहरू जी की बात में, कान में एक बात डाली जाती है कि राजस्थान के अंतर्गत कि मीणाओं के ऊपर इस प्रकार से कानून लगाया जा रहा है और इस प्रकार से कार्य हो रहा है और क्यों लगाया जा रहा है, सारी बातें बताइए। तो नेहरू जी के द्वारा एक निर्णय दिया गया कि नेहरू जी ने कहा कि जो व्यक्ति अगर अपराध नहीं करता, जैसे मीणा महिला अपराध नहीं करता है, तो उनको तो इस कानून के अंदर छूट दी जाए। जैसे कभी अपराध नहीं करने वाले मीणा महिला व बच्चों को इस कानून के अंतर्गत थोड़ी बहुत छूट दी जाए। इनके द्वारा क्या कहा कि कभी अपराध नहीं करने वाले, कभी अपराध नहीं करने वाले मीणा महिला व बच्चों को इस कानून में छूट दी जाए। क्या कहा कि नेहरू जी के द्वारा कहा कि जो व्यक्ति, अगर जो महिला है, बच्चा है, जो कभी अपराध नहीं करते हैं, मीणा महिला व बच्चों को इस कानून के अंतर्गत छूट दी जाए। इनको थाने के अंतर्गत रोज सुबह हाजिरी देने के लिए नहीं बुलाया जाए।
क्योंकि जब ये अपराध ही नहीं करते हैं तो फिर इनको रोज़ थाने में बुलाने से क्या मतलब है। जनता रोज़ परेशान होती है, क्योंकि लोगों को काम भी रहता है, खेती बाड़ी का है चाहे किसी प्रकार का, लोगों को काम भी रहता है। रोज़ सुबह थाने में बुलाने का इसका क्या मतलब रहता है। जो अपराध करते हैं उनको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महिला व बच्चे अपराध नहीं करते हैं उनको आप क्यों बुला रहे हो। तो इस कारण इनको थोड़ी बहुत कानून में छूट दी गई, फिर इनको बंद कर दिया। जो मीणा महिला व बच्चे जो कभी अपराध नहीं करते हैं उनको इस कानून के अंतर्गत छूट दी गई, लेकिन जो अपराध करते थे उनके ऊपर जराइम पेशा कानून अभी भी लागू था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मीणा परिवार, जो मीणा जनजाति है, थोड़ी बहुत खुश हुआ कि हाँ ठीक है, जो अपराध नहीं करते उनको तो थोड़ी बहुत इसमें छूट दी गई है। ठीक है, जो अपराध करते थे उनके लिए तो टेंशन अभी भी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को एक सम्मेलन में वापस बुलाया जाता है, जिनके द्वारा मीणा जनजाति के द्वारा मीणाओं द्वारा जयपुर के बागावास नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? जयपुर के बागावास नामक स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि हम इस सम्मेलन में कब 26 अक्टूबर 1946 को अपने चौकीदारी कार्य से अपन इस्तीफा दे देंगे। इनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि चौकीदारी कार्य से इस्तीफा देना, चौकीदारी कार्य से इस्तीफा देना इनका कार्य मुख्य उद्देश्य था कि हम राजा महाराजा के वहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम अपना इस्तीफा दे देंगे। इसलिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सभी मीणा जनजाति एकत्रित होती है वह उनके द्वारा चौकीदारी कार्य से इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। ये किसी शासक को नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मीणा लोग सभी एकत्रित होकर कहते हैं कि हम आज से, कब 26 अक्टूबर 1946 से, हम आज से चौकीदारी कार्य से इस्तीफा देते हैं, हम आज के बाद चौकीदारी का कार्य नहीं करेंगे। तो इनके द्वारा ये कसम खा ली जाती है, या फिर ये बात कह दी जाती है कि हम आज से मीणाओं को, जो भी मीणा जाती है जो भी अपन और चौकीदारी जो कार्य करते हैं, वह सभी लोग आज से चौकीदारी का कार्य नहीं करेंगे। इस चौकीदारी कार्य से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया, इस कारण इसको मुक्ति दिवस भी माना जाता है। क्या माना जाता है? कि चौकीदारी कार्य से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस कारण इसको चौकीदारी का मुक्ति दिवस माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मीणाओं के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अक्टूबर 1946 को इनको मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया? क्योंकि इनके द्वारा चौकीदारी कार्य से इस्तीफा देने के कारण इनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है कि हम आज मुक्त हो गए हैं। इसके कारण इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। लेकिन यह कानून अभी भी यहाँ पर रद्द नहीं होता है कि जयपुर रियासत के द्वारा या फिर राजस्थान के द्वारा यह कानून अभी भी रद्द नहीं किया गया। ये कानून जो है 1952 में पूर्णतः रद्द होता है। कब होता है? 1952 में, जब अपना भारत आज़ाद हो जाता है। 1952 में पूर्णतः रद्द होता है। कब होता है? 1952 में, सन 1952 में, जब अपना भारत आज़ाद हो जाता है। उसके बाद 1952 में रद्द होता है। कब होता है? 1952 में पूर्णतः रद्द ये कानून होता है। ठीक है, ये हो गया अपना मीणा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद में आगे नेक्स्ट एक आंदोलन और है, उसकी बात करें। आगे आंदोलन है अपना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भगत आंदोलन।
कौन सा आंदोलन है? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, ठीक है। इसमें देखिए भगत आंदोलन में, भगत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? गोविंद गिरी को इसका श्रेय जाता है। तो गोविंद गिरी जी के द्वारा यह आंदोलन, भगत आंदोलन शुरू किया जाता है। इसके प्रेरणा बात करें कि भगत आंदोलन के प्रेरणा कौन है? इसके प्रेरणा है या इसको शुरू करने वाला है कौन है? गोविंद गिरी है। गोविंद गिरी जी के द्वारा यह भगत आंदोलन चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोई वागड़, जैसे कोई अपना राजस्थान में वागड़ क्षेत्र है या भील जनजाति है या फिर कोई आदिवासी जनजाति है, तो उनके ऊपर जो है शासकों के द्वारा बहुत सारे कर लगा रखा था, बहुत सारा कर लगा रखा था। जैसे कोई ज़मीन के ऊपर कर है, उत्पादन कर है, अगर बेटी का ब्याह होता तो उसके ऊपर कर है। इस प्रकार से बहुत सारे कर लगा रखे थे लोगों के ऊपर। तो इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है कि भगत आंदोलन, कि राजा महाराजाओं को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जो कर लगाई जा रही है इसको थोड़ा कम किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। इसके कारण ये भगत आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। इसके प्रेरणा कौन थे? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म जो है, इनका जन्म 1858 में होता है। 1858 में इनका जन्म डूंगरपुर के, बांसिया है, एक गांव है डूंगरपुर का, यहाँ इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? बांसिया गांव डूंगरपुर में है, यहाँ इनका जन्म होता है। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ। ये पिछली रीट में आया था प्रश्न कि गोविंद गिरी का जन्म जो है बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। बंजारा परिवार में जन्म हुआ इनका। किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। किनका? गोविंद गिरी का। और इनके गुरु है, इनके गुरु देखें, इनके गुरु का नाम साधुराज गिरी, इनके गुरु है साधुराज गिरी, इनके गुरु है। और इन्होंने जो किससे प्रेरणा प्राप्त की है? इन्होंने जो प्रेरणा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा प्राप्त की है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो इनके क्या है, प्रेरणा प्राप्त की इन्होंने। कि किसी, जैसे अपन भी किसी व्यक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इनके द्वारा जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य करने के लिए इनको प्रेरणा प्राप्त हुई। किनसे प्राप्त हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा ली है इनके द्वारा कि किस प्रकार से मैं सामाजिक कार्य कर सकूं या फिर लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर सकूं। तो गोविंद गिरी जी ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा प्राप्त की है, ठीक है। और इसमें आगे देखें, इस भगत आंदोलन का जो है प्रतीक है, इस भगत आंदोलन का प्रतीक जो है, इनका प्रतीक जो है सफ़ेद ध्वजा रहा है। सफ़ेद ध्वजा, सफ़ेद झंडा जो है इनका प्रतीक रहा। किसका? भगत आंदोलन का प्रतीक क्या रहा? सफ़ेद ध्वजा रहा है। और इनके गोविंद गिरी के कार्यक्षेत्र जो कहाँ रहे, इनका कार्यक्षेत्र, इन्होंने कहाँ कार्य किया है, ठीक है। यहाँ देखिए बांसवाड़ा में क्या है? डूंगरपुर, सिरोही, मालवा एमपी में आ जाता है। एमपी और डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो पास का जो क्षेत्र है उसको मालवा कहते हैं, मालवा। और गुजरात का ईडर क्षेत्र, गुजरात का ईडर क्षेत्र में इन्होंने अपने कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, लोगों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, किसी धर्म विशेष के लिए। कहाँ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, मालवा व ईडर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। ईडर जो गुजरात का है वहाँ पर भी कार्य किया, क्योंकि पहले राजस्थान की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, पूरा भारत एक था, ठीक है। राजस्थान गुजरात किसी क्षेत्र विशेष को नहीं बांटा गया था पहले।
ये यहाँ इन्होंने कार्य किया है, किन्होंने गोविंद गिरी जी के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा जो है एक सम्मेलन आयोजित होता है गोविंद गिरी के नेतृत्व में। यहाँ देखिए अपन गोविंद गिरी के द्वारा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है माघ पूर्णिमा को। इस दिन वहाँ पर मेला बढ़ रहा था, तो स्वामी ये गोविंद गिरी जी के द्वारा वहाँ पर एक सभी लोगों को, वहाँ की जो जनजाति थी, भील है, चाहे जो भी वागड़ जनजाति है, जो भी जनजाति थी वहाँ पर, जो भी गरीब थे, किसान थे, उन सभी को वहाँ पर एकत्रित किया, जिनके ऊपर महाराणा के द्वारा जो कर आरोपित किए जा रहे थे, उनके ऊपर जो कर लगा रखे थे, उनके विरोध में जो इनके द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है कि हमारे ऊपर जो कर लगा रखे हैं इनको समाप्त करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया जाता है। और गोविंद गिरी जी के द्वारा महाराणा को पहले सूचित किया जाता है, एक प्रतिज्ञप्ति पहले ही महाराणा के पास पहुंचाई जाती है कि आपने हमारे ऊपर जो कर लगा रखे हैं इनको थोड़ा कम किया जाए या समाप्त किया जाए। इस प्रकार से इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाता है किसको? महाराणा को। और यहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है कब? 17 नवंबर 1913 को यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 2 एग्जाम में से 5 एग्जाम होते हैं, 5 में से 3 एग्जाम के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये सम्मेलन का आयोजित किया जाता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में सभा का आयोजन किया जाता है। सभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखें एक कि गोविंद गिरी जी के द्वारा 1883 में, कब? 1883 में एक संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की, कहाँ की? सिरोही में। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की जाती है। वहाँ ऑप्शन होते हैं मोतीलाल तेजावत, गोकुललाल असावा, गोकुल भाई भट्ट और गोविंद गिरी। ये 4 ऑप्शन फिक्स रहते हैं कि क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र में इनके द्वारा ही ज़्यादा कार्य किया जाता है, तो वहाँ ये ऑप्शन रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि ये संप सभा की स्थापना किन्होंने की। तो गोविंद गिरी जी के द्वारा ये स्थापना की जाती है। संप सभा की स्थापना 1883 में की जाती है। संप सभा की स्थापना कहाँ? सिरोही में की जाती है, ठीक है। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? गोविंद गिरी के द्वारा। कब? 1883 में सिरोही क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। यहाँ इनका सम्मेलन बुलाया जाता है, सभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी में इसमें सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत जो है महाराणा का कैप्टन आ जाता है। कैप्टन का नाम था सटन आकर यहाँ पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है। इस गोलीबारी के अंतर्गत अपने यहाँ के मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो जनजाति आई हुई थी, जो लोग आए हुए थे, उनमें से 1500 से भी अधिक लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं वे लोग, ठीक है। सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में कैप्टन, महाराणा का एक कैप्टन था, उस कैप्टन का नाम है सटन। क्या नाम है? सटन। कैप्टन सटन के द्वारा गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गोलियां चलाना शुरू कर दिया। किसने? कैप्टन सटन के द्वारा
शुरू कर दिया। इस गोलीबारी के अंतर्गत जो है 1500 से भी अधिक लोग घायल शहीद हो जाते हैं। 1500 से भी अधिक लोग शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 1500 से भी अधिक लोग इस गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। इस कारण इस आंदोलन को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है कि जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई जाती है छज्जू सिंह के नेतृत्व में, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस कानून के अंतर्गत भी यहाँ इस सम्मेलन में भी यही होता है। इस कारण इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सन 1919 में होता है, 13 अप्रैल सन 1919 को होता है। जब होता है 13 अप्रैल 1919 को। ये सम्मेलन बाद में होता है। पहले सम्मेलन जो है मानगढ़ पहाड़ी वाला हो जाता है, लेकिन 1919 के बाद में इस सम्मेलन को है जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। कब? 1919 के बाद में दी जाती है। ठीक है। और यहाँ पर इनको गोविंद गिरी को 10 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। गोविंद गिरी को 10 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। पहले इनको सजा जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, फिर बाद में किसी कारण कुछ कम करके इनकी 10 वर्ष की सजा कर दी जाती है। 10 वर्ष की सजा दे दी जाती है। 10 वर्ष इनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में इनकी मृत्यु जो है कंबोई नामक स्थान पर, गुजरात में है, कंबोई नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? गोविंद गिरी की मृत्यु जो है कंबोई नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये भगत आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया जाता है? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। आज क्लास यहीं तक। ठीक है।